वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, इस तरह है ना कि बायोकेमिस्ट्री में हमने एक यूनिट स्टार्ट किया है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी हिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और अदर नेम इसे हमने क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसकी डेफिनेशंस की तरफ पढ़ेंगे, डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम आपसे कोई वाइवा में पूछ ले या उसकी में से रिलेटेड आपको डिफाइन करने का कहा जाए तो आप किस तरह करेंगे, और इसके अलावा इसकी लोकेशन वगैरह, उसकी कितनी स्टेप्स है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज में क्या है कि ये हमारे पास जो है ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ग्लाइको, जो हमारे पास अखज किया गया है ग्लाइकोज वर्ड से। ठीक है, जिसे हम कहते हैं या जिसका मतलब है हमारे पास स्वीट या शुगर। ठीक है, सैकराइड भी कह सकते हैं आप। दूसरा वर्ड है हमारे पास लाइसिस। लाइसिस तो आमतौर पर हम कहते हैं ब्रेकिंग को। ठीक है, किसी चीज को ब्रेक करने को हम जो है लाइसिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन लिखा है, तो रिजोल्यूशन का मतलब भी लाइसिस यानी ब्रेकिंग है। लेकिन रिजोल्यूशन को हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इस तरह है कि पानी में किसी चीज को डालकर डिसॉल्व करना यानी ब्रेक करना। ठीक है, तो उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई। अच्छा, हिस्ट्री में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक जो है इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम में आप इस तरह याद रख लें कि हमारे पास इसका दूसरा नाम है इम्डन मायरहोफ पाथवे या ईएम पाथवे। ठीक है, एक बात हमारे पास ये होगी, इसका दूसरा नाम क्या है। एक तो या तो इसका दूसरा नाम आप ईएम पाथवे कह सकते हैं या इम्डन मायरहोफ पाथवे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इसको जिन दो साइंसदानों ने डिस्कवर किया, सॉरी एक्सप्लेन किया था, डिस्कवर नहीं एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम, तो उनका नाम था, एक का नाम था इम्डन, दूसरे का नाम था मायरहोफ। ठीक है, और कौन से ईयर में किया था, तो 1940s में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अच्छा, अब आपको कोई कहे कि मुझे ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है या जो मैकेनिज्म है, इसको आप डिफाइन किस तरह करेंगे। अपने वर्डिंग पे गौर करनी है, मैंने बिल्कुल इजी अल्फाज में आपके लिए पूरी की पूरी जो बात है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हमारे पास एक दूसरे के बाद जो तरतीब के साथ रिएक्शंस होते हैं, सो द रिएक्शन का तरतीब से होना, दैट कन्वर्ट्स या कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट। ठीक है, तो एक रिएक्शंस का ये मतलब बहुत सारे रिएक्शंस का तरतीब के साथ होना, और जो क्या काम करें, ग्लूकोज को कन्वर्ट करें। देखें यहाँ पे ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन भी आप कह सकते हैं, किस चीज में कन्वर्ट करें, इधर पायरुवेट में कन्वर्ट करें या हमारे पास क्या करें, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में कन्वर्ट करें। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। देखें यहाँ एटीपीज पैदा हो रहे हैं, यहाँ एटीपीज पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो प्रोसेस या वो रिएक्शन सीक्वेंस वाइज जिसमें हमारे पास ग्लूकोज या सॉरी ग्लूकोज या ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा हो पायरुवेट में या लैक्टेट में, लेकिन किस चीज के साथ, एटीपीज के पैदा होने के साथ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, इट इज यूनिवर्सल पाथवे। इसे हम यूनिवर्सल पाथवे क्यों कहते हैं, देखें, यूनिवर्सल पाथवे हम इसे इस वजह से कहते हैं। एक बात तो ये है कि हमारे पास एनारोबिकली भी होता है और एरोबिकली भी होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रिस्पायरेशन से मतलब अपनी एनर्जी लेते हैं, ये उनमें भी होता है, और एरोबिकली में भी होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास जो है ये बैक्टीरियाज में भी होता है, और बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन जो कि मोस्ट कम्प्लेक्स या मोस्ट एडवांस एनिमल्स है ह्यूमंस, उसमें भी होता है। यानी आपको पता है ना, सबसे पहले जिस तरह इनकी हिस्ट्री है, जो साइंसदानों ने बताई हुई है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स से बैक्टीरिया था, तो ये उनमें भी होता है। तो इस वजह से ये हमारे पास बहुत प्रिमिटिव प्रोसेस है। ठीक है, वैसे हम जो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं। ठीक है, यानी ये एनारोबिक में भी होता है, एरोबिक में भी होता है, और बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी लोकेशन कौन सी है, तो साइटोसोल ऑफ सेल। ठीक है, सेल का जो साइटोसोल वाला पार्ट है ना, वहां पे होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें मैंने लिखा है ना, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको क्रॉस करके हमारे पास जो है डायरेक्ट हमारे पास ऑर्गेनेल तो नहीं आता, साइटोसोल आता है, इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेल में फिर डिफ्यूजन वगैरह होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है हमारे पास साइटोसोल में होता है, तो सीधा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपना पर काम शुरू कर लिया, क्योंकि इसके सारे जो एंजाइम्स हैं साइटोसोल में मौजूद होते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस कितनी स्टेप्स में होता है, देखिए आपने बहुत सी जगहों में पढ़ा हुआ ग्लाइकोलिसिस 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, फिर तक हमने यही पढ़ा है, उसमें हमारे पास होता था प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। यहाँ मैंने जो सत्यानारायण वाली आप लोगों की बुक है ना, जो आपको रिकमेंड की गई है, तो वहाँ पे लिखा है कि ये हमारे पास 3 स्टेप्स में होता है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि 3 फेजेस में होता है। ठीक है, स्टेप्स सही नहीं है लेकिन फेजेस वाली बात, ठीक है, आप लिख लें 3 फेजेस में होता है। ठीक है, यहाँ मैंने स्टेप्स लिखा, आप फेजेस कर लें, आप स्टेप्स भी कहते हैं कि मतलब है एनर्जी, एक जो हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्प्लिटिंग फेज,
तीसरा हमारे पास एनर्जी जनरेशन फेज, या जो आपको 1 2 3 3 दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने इनकी डिविजन्स की है कि कौन सी स्टेप से लेकर कौन सी स्टेप तक हमारे पास कौन-कौन सा प्रोसेस है, ठीक है? ताकि आप लोगों को साथ में ये चीज़ भी पता हो, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज़ जो है हमारे पास जब हम खुराक वगैरह खाते हैं तो वो हमारे पास स्टमक में जाता है और जिससे हमारे पास जो है बाद में ब्लड तक आता है और ब्लड से उसकी पंपिंग होती है। लेकिन जैसे हमारे पास जो है जो जिस ऑर्गन का आप ज़िक्र करें ना, अगर आप ग्लाइकोलाइसिस का ज़िक्र करते हैं सबसे ज़्यादा या तो लिवर में होता है या तो हमारे पास किस चीज़ में, मसल्स में होता है ना ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो आप इस तरह कर लें कि ये जो हमारे पास ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, जब ब्लड से जो है सेल्स को एंटर हो रहा होता है, ठीक है? तो तब हमारे पास जो है एक रिसेप्टर से पास होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज पास नहीं होता। एक खास इसके अपने रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्लड रिसेप्टर्स, ठीक है? ये सारा मैकेनिज्म पढ़ लें, इसके बाद में आपको इसके जो ब्लड रिसेप्टर्स की 4 जो कैटेगरीज़ हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है? वो भी आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास ब्लड रिसेप्टर जो ग्लूकोज जो है उसको क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है? अब हमारे पास जो है इसका प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि आप देखें मैंने यहाँ पे जो है 6 डॉट लगाए हैं और साथ में जी लिखा है। जी का मतलब हो गया ग्लूकोज और 6 डॉट का मतलब है यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है? अब हमारे पास जो एंजाइम्स है ना, काइनेज वाले एंजाइम्स, ठीक है? एक बात तो काइनेज के साथ आप हमेशा मतलब याद कर लें कि जहाँ पे अक्सरियती तौर पे आप कह सकते हैं कि 90% या 99% जो है इनके साथ जो है जो एक्टिवेटर यूज होते हैं, मेटल एक्टिवेटर या आप कोफैक्टर कह लें, वो हमारे पास मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है? तो ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है काइनेज एंजाइम के साथ। अब चूंकि पहली स्टेप है और हमने जो है ग्लूकोज तो डायरेक्ट हमारे पास एनर्जी नहीं थी, तो उससे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट वो किस तरह होता है, हमारे पास जो है जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सो यानी 6 और काइनेज यानी जो कि फास्फेट के साथ फास्फेट से रिलेटेड जो रिएक्शंस करता है उसे काइनेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है? तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ना, इसकी 4 कैटेगरीज हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है? इसकी भी सारी हैं। अच्छा, ब्लड रिसेप्टर मैंने आपको बताया था, तो इसमें आप इस तरह कर लें कि मतलब ये है कि इसकी 4 नहीं है, ठीक है? इसकी बहुत सारी है, 6 है आई थिंक, या 9 है, लेकिन मेन हम 4 पढ़ते हैं। तो काइनेज में इस तरह है कि हमारे पास की 4 टाइप्स है, 1 2 3 4, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस के बेसिस पे हैं, ठीक है? आपने लोकेशन बेसिस लाज़मी याद रखनी है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारा मैकेनिज्म कर लूँ ना, मैंने आपको एक्सोकाइनेज के बारे में भी बताना है, ठीक है? और ब्लड रिसेप्टर्स के भी बारे में बताना है, ठीक है? एंड में, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो है हेक्सोकाइनेज। तो टाइप 1 हमारे पास कहाँ पे होता है, मसल्स में होता है, और टाइप 4 हमारे पास क्या होता है, लिवर्स में होता है, ठीक है? इसे हम ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। एक बात हमने याद रखनी है, हेक्सोकाइनेज का मतलब 6 कार्बन वाले जो हमारे पास कीटोन हो या एल्डिहाइड्स हो, दोनों पे एक्ट करेगा। लेकिन ग्लूकोकाइनेज का क्या मतलब, ये सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है? आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास ग्लूकोज के साथ जो है, चूंकि काइनेज एंजाइम है, यहाँ पे एक एटीपी यूज होती है और हमारे पास एडीपी जो है बन जाता है, ठीक है? और ये फास्फेट जो है ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है, उससे हमारे पास बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है? ये 6 हमारे पास जो डॉट्स है, 6 कार्बन हो गए, साथ में इसके साथ कौन सी चीज अटैच हो गई, एक फास्फेट अटैच होगा, ठीक है? टैग्स का क्या मतलब है, मतलब इन स्टार्स का क्या मतलब, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। आप पहले इस रिएक्शंस की तरफ देखें ताकि आपको रिएक्शन समझ आए, आप भूले नहीं, ठीक है? तो ग्लूकोज हो गया, तो उससे क्या हमारे पास बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और कौन सा एंजाइम यूज हुआ, अगर मसल्स में तो हेक्सोकाइनेज यानी टाइप 1 यूज हुआ, और जो हेक्सोकाइनेज की टाइप 4 है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, जो कि सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करता है, अगर लिवर में है तब, ठीक है? अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ठीक है? तो ग्लूकोज 6 फास्फेट पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारे पास अभी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, ये पहले कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट को, ठीक है? तो उसके लिए आपको पता है कि आइसोमरेज की जरूरत है। लेकिन आइसोमरेज से पहले हमारे पास ये कौन सी फॉर्म में है, ये तो सिर्फ हेक्सोज फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे हमारे पास जो है फास्फेट ग्रुप की है। तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, फास्फो, जो हमारे पास जो है हेक्सो आइसोमरेज यूज करेंगे। चूंकि 6 कार्बन है तो हेक्सो हो गया, और फास्फो इसलिए क्योंकि इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है, तो फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना है, तो इससे बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है? और कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज, ठीक है? अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप्स की तरफ, ठीक है? तो थर्ड थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि फिर यहाँ पे काइनेज है, यहाँ पे दूसरा एटीपी को हमने ऐड करना है। जहाँ पे एटीपी को ऐड करना होगा वहाँ पे काइनेज होगा, और जहाँ पे काइनेज होगा वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास सिंपल जो है मैग्नीशियम आयन लाजमी यूज होता है, ठीक है? तो हमारे पास है फास्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम। अब फास्फो फ्रक्टो काइनेज क्यों है, यहाँ पे हमारे पास जो है फास्फोहेक्सो जो काइनेज इस तरह क्यों नहीं था, इसका रीजन ये हमारे पास जो है यहाँ पे कौन सा जो सबस्ट्रेट है जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 कार्बन है, लेकिन ये जो है ग्लूकोज से अब फ्रक्टोज बन गया है, तो हो गया फ्रक्टो, और साथ में फास्फेट है तो फास्फोफ्रक्टो हो गया, और साथ में काइनेज है क्योंकि हमने
फास्फेट ग्रुप के साथ डील करना है तो काइनेज एंजाइम है, ठीक है। मैग्नीशियम इसका जो है हमारे पास क्या होगा, कोफैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब एटीपी हमारे पास जो है एक एक फास्फेट यूज हो गया और हमारे पास एडीपी बन गया। और हमारा चूंकि एक फास्फेट था, अब कितने फास्फेट आ गए, दो फास्फेट आ गए, ठीक है। तो हमारे पास इस स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ लेक्चर्स में मैं आपके लिए इनके निमोनिक्स भी देख लूं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही पोस्ट शेयर कर लूं अपने चैनल पे, ताकि आप लोग वो पोस्ट भी देखकर उससे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ठीक है। अच्छा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट हमारे पास जब बन गया, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद जो है हमारे पास अल्डोलेज एंजाइम आता है, ठीक है। अल्डोलेज एंजाइम आता है और इसकी ब्रेक डाउन करता है। जब इसकी ब्रेक डाउन करता है तो चूंकि हमारे पास 6 कार्बन है, ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ से इसकी ब्रेकिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है सेंटर से। तो 3 कार्बन और साथ में एक फास्फेट ग्रुप, 3 कार्बन और एक फास्फेट ग्रुप जो है हमारे पास क्या है, दो हिस्सों में ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा है यहाँ पे रिएक्शन का नाम हमें किस तरह पता चलता है, तो ये हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ चूंकि ग्लूकोज का डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है ना, तो इसे भी हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स या ये हमारे पास क्या स्वीट शुगर की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसकी हमारे पास ब्रेकडाउन होना, ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली स्टेप ये क्या, ये कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन का जो नाम है, उसे रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो हमारे पास जो है, जो हमारे पास स्वीट से या शुगर जो चीज भी है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, अल्टोलेज एंजाइम ने इसकी ब्रेकडाउन कर ली, तो हमारे पास दो कंपाउंड बन गए। एक हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बन गया, ये हमारे पास कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। कीटो ग्रुप का आपको पता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो है इस तरह होता है और शायद कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है, दोनों साइड पे कार्बन होता है। और जो हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, उनका भी आपको पता है कि एक साइड पे कार्बन और दूसरी साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और कार्बन किस चीज के साथ डबल बॉन्डेड होते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो एक हमारे पास जो है कीटोन वाला कंपाउंड बन गया, एक हमारे पास अल्डिहाइड वाला कंपाउंड। अल्डिहाइड वाले कंपाउंड का क्या नाम है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। 6 कार्बन थे, 3 में ब्रेक हो गए और दोनों फास्फेट एक एक तरफ चला गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास चूंकि यूज नहीं होता, हमारे पास ये यूज होता है, तो ये भी आकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरी बात आप यहाँ पे नोट कर लें, पहले हम स्टेप्स एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज यहाँ तक था, ठीक है। जब ये हमारे पास बन गया ना, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है, 3 स्टेप्स में। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप थी अल्डोलेज वाली, जिसमें ब्रेकडाउन थी, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक स्टेप, हमारे पास स्प्लिटिंग फेज था। अब हमारे पास जो एनर्जी जनरेशन फेज है, ये हमारे पास 7 स्टेप्स है। पहली स्टेप्स इसकी ये है, ये जो हमारे पास जो डाई हाइड्रोक्सी कीटोन फास्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, कौन से एंजाइम के जरिए, ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज के जरिए, ठीक है। तो ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास कौन कितने बन गए, पहले ये एक ही था, लेकिन ये वाले भी इसमें कन्वर्ट हो गए, तो हमारे पास दो बन गए, ठीक है। अब हम जितनी चीजों के साथ आप देखें, दो 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 जो यूज कर रहे हैं वो भी दो 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 दो, ठीक है। तो दो दो का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये चीज भी इसमें कन्वर्ट हो गई और हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अब दो बन गए, यहाँ वाला भी वहां चला गया और जितनी रिएक्शन होंगे वो टू टाइम होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हम जो थर्ड फेज था हमारा एनर्जी जनरेशन फेज की तरफ। तो थर्ड फेज में हमारे पास इस तरह है ना कि हमारे पास जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो हमारे पास दो है ना, तो उसमें जो है सबसे पहले एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। जितने भी डीहाइड्रोजिनेज आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, सब में देखिए आप हमारे पास जो है क्या यूज हो रहा होता है, सब में हमारे पास जो है ना जितने भी होते हैं उनमें जो है एनएडीएच और एनएडीएच जो है इससे रिलेटेड होते हैं, या तो बन रहे हैं या तो ब्रेक डाउन हो रही है, जो भी है, लेकिन रिएक्शन में जो है ये चीज लाजमी इन्वॉल्व होगी। मैंने आपको अभी तक दो नेमोनिक्स के बारे में, चीजों के बारे में बताया है। जहाँ पे काइनेज का नाम आएगा वहां पे हमारे पास जो है मैग्नीशियम की बात होगी, ठीक है, और एटीपी की बात होगी। और एटीपी की बात नहीं जरूरी नहीं, लेकिन मैग्नीशियम की बात उसके साथ अटैच लाजमी होगी। देखिए यहाँ पर भी काइनेज आया हुआ साथ में। और दूसरी बात हमारे, मैंने आपको क्या कर ली कि जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज की बात आएगी वहां पे जो एनएडीएच और एनएडी और एनएडीएच की बात लाजमी आएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो गया। इसमें कौन सा एंजाइम यूज हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ और उसमें दो फास्फेट भी ऐड हो गए, ठीक है। दो फास्फेट और ऐड हो गए तो एक फास्फेट था, तो दो फास्फेट लग गए, ठीक है। और इसमें हुआ क्या, डीहाइड्रोजिनेज में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है दो एनएडी आए और उससे हमारे पास क्या बन गया, दो एनएडीएच बन गए, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। जो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई और साथ में जो है यहाँ पे जो फास्फेट थे ना, जो बाहर से दो सिर्फ फास्फेट ऐड हुए हैं, एटीपी यूज नहीं हुए, जो सिर्फ मोनो जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फास्फेट फॉर्म थे
वो एक एक ऐड हुए, एक 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 कंपाउंड के साथ दूसरे कंपाउंड के साथ, और इससे एक फास्फेट से बन गया है 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड। ठीक है, पहले हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट था, ग्लिसरॉल्डिहाइड और हमारे पास फास्फेट, और हमारे पास अब क्या था, अब भी वही बिस फास्फोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट या हमारे पास फास्फोग्लिसराइड, एक ही बात है, लेकिन हमारे पास 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम इस तरह बन गया, 3 कार्बन सेंटर में और साथ में दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, फास्फेट फास्फेट, वन पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब हम आते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड के साथ आगे क्या होता है। ठीक है, दो दो लिखने का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड दो है। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो गया था जो डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट था। अब जो हमारे पास ये बना है ना, तो इसमें जो दोबारा हमारे पास जो काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है, फास्फोग्लिसराइड काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम जो है इसके साथ आयन यूज होंगे, मैंने आपको बताया, ये सारी बातें बताई हुई है। और साथ में हमारे पास क्या है कि एडीपी जो है, दो एडीपी यूज होंगे, उससे हमारे पास क्या बनेंगे, दो एटीपीज बनेंगी, तो एक फास्फेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसराइड से हमारे पास बनेगा 3 फास्फोग्लिसराइड, एक वाला एक पोजीशन वाला जो है वो चला गया। ठीक है, यहाँ पे एडीपी से हमारे पास एटीपीज बन गए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हमारे पास एनर्जी अभी बन रही है, हमारे पास यहाँ पे एनर्जी बन गई और हमारे पास यहाँ पे एनर्जी बन गई, दो जगह पे। ठीक है, यहाँ पे तो है फ्री एटीपी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये भी एनर्जी की एक हालत है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी एनर्जी बन गई, एटीपी का फॉर्म में डायरेक्ट। अब हमारे पास जो है ना, ये क्या चीज है कि हमारे पास जो 3 फास्फोग्लिसराइड है ना, 3 पोजीशन पे हमारे पास जो है फास्फेट अटैच और बाकी हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला कंपाउंड है। अब हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 2 है, इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा फास्फोग्लिसराइड म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज भी आप याद रखिए, हमारे पास जिस तरह आइसोमरेज होते हैं ना, म्यूटेज भी इनकी एक कैटेगरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास म्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगा, 3 फास्फोग्लिसराइड से बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसराइड, यानी पहले थर्ड पोजीशन पे था, आप कौन सी पोजीशन पे आ गए, सेकंड पोजीशन पे, और कुछ इसमें खास चेंज नहीं हो। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसराइड से 2 फास्फोग्लिसराइड, और कौन सा एंजाइम एक्ट किया, फास्फोग्लिसराइड म्यूटेज, आप पीजी म्यूटेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने शॉर्ट फॉर्म में इस पर लिखा है कि बहुत छोटा है तो सारी स्टेप्स आ नहीं रही थी। ठीक है, अच्छा 2 फास्फोग्लिसराइड हमारे पास इस तरह है ना, कि 2 फास्फोग्लिसराइड में हमारे पास जो है कन्वर्ट हो रहा है फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, इनोल को मैंने क्यों, इनोल वाला जो वर्ड है ना, फास्फोइनोल पायरुवेट। अच्छा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी फिर मैं इनोल के स्ट्रक्चर की तरफ आता हूँ। तो हमारे पास जो है ना 2 फास्फोग्लिसराइड जो है, हमारे पास यहाँ पे फास्फेट अटैच है, फास्फेट वही अटैच है। मेन चीज जो है यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्डिंग थी वो डबल हो गई, क्योंकि इससे कार्बन चले गए, तो कार्बन जब कार्बन और ऑक्सीजन चले गए, तो हमारे पास क्या है, ये यानी OH और H चला गया, तो किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में रिलीज हुआ, और इनोलेज एंजाइम था। ठीक है, अब इसे हम इनोलेज क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ना, इसे हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। मेरे पास इसके साथ जगह नहीं है, लेकिन फास्फोइनोल पायरुवेट, आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें, मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा होता है तो उसे हम कहते हैं ईन। ठीक है, और चूंकि इस डबल बॉन्ड पे हमारे पास OH ग्रुप की अटैच है, तो उसे हम इनोल कहते हैं। ठीक है, और फास्फोइनोल पायरुवेट है, जो इनोल बना है ना, तो हमारे पास इनो और साथ में लेज बन गया। आपको पता है इनोल वाला वर्ड पूरा हो गया, और एज, सॉरी लेज नहीं, लेज सेक्स में क्या बात नहीं हो रही, इनो इनोल और साथ में क्या है, एज। जब इनोल और एज के साथ, एज आपको पता है एंजाइम का ही एक मतलब, हम जो है नॉर्मली हर एंजाइम के साथ एज ऐड करते हैं ना, आइसोमरेज, काइनेज वगैरह, एल्डोलेज वगैरह, तो हमारे म्यूटेज वगैरह, तो यहाँ पे जो एज ऐड हो गया इनोल के साथ, यानी हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड पे हमारे पास जो है OH ग्रुप अटैच हो, तो उसे हम कहते हैं इनोल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा एंजाइम है जो इनोल ग्रुप बना रहा है, उसे हम कहते हैं इनोलेज। ठीक है, ताकि आपको आप लोग भूले नहीं इनोलेज का मतलब क्या है, तो आपको पता है इनोलेज इस वजह से कहा गया है, यहाँ पर बस इनोल बन रहा है, इनोल वाला ग्रुप आ रहा है, तो जब इनोल वाला ग्रुप आएगा, इस एंजाइम का क्या नाम होगा, इनोलेज, सिंपल, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, और इनोल वाला कौन सा ग्रुप होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो, और उसी कार्बन पे हमारे पास क्या है, OH ग्रुप अटैच हो एक साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, और वो हमारे पास वे फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। अब इस तरह है कि हमारे पास जो है लास्ट स्टेप जो इसमें होती है ना, फास्फोइनोल पायरुवेट से हमारे पास जो है पायरुवेट बन जाता है, फास्फोइनोल वाले किस्सा ये खत्म हो जाता है, सिर्फ पायरुवेट रह जाता है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, हमारे पास पायरुवेट काइनेज यूज होता है, और पायरुवेट काइनेज के साथ हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम आयन यूज होता है। आपको पता है काइनेज आ गया तो मतलब मैग्नीशियम आयन होगा, और चूंकि इन दोनों के साथ है तो क्या होगा, हमारे पास एटीपी की बात लाजमी होगी। देखिए मैंने 4 जगहों पे काइनेज यूज किया है, काइनेज 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 और काइनेज, चारों जगहों पे मैंने एटीपी की बात की है, या यूज हुई या हमारे पास बनी है। लेकिन आपने याद रखना है कि काइनेज के साथ एटीपी का रिश्ता है, और साथ में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम आयन की बात है, चारों में मैग्नीशियम आयन है।
तो हमारे पास क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन गया, और जो इसके पास फास्फेट था वो इसके रिलीज होके हमारे पास क्या है, उसने पिक कर लिया। और ये आप कहेंगे कि एक फास्फेट है और यहाँ पे तो हमारे पास दो फास्फेट पिक हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये दो कंपाउंड है, एक ने एक एडीपी को दे दिया, दूसरे ने दूसरे एडीपी को दे दिया और दो टीपी बन गए, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीशियम जो सॉरी जो मैग्नीशियम आयन है वो एज अ कोफैक्टर किसके साथ यूज हो रहा है, यहाँ पे पायरुवेट काइनेज के साथ। तो हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन गया, ठीक है। आपने स्टेप्स देख लें, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बिस फास्फेट। उसके बाद हमारे पास डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड और फिर से दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है। और हमारे पास बाद में क्या बना, 1 3 बिस फास्फोग्लिसराइड, फिर हमारे पास जो है 3 बिस फास्फोग्लिसराइड, फिर 2 बिस फास्फोग्लिसराइड, फास्फोइनोल पायरुवेट, लास्ट में पायरुवेट। और एंजाइम के साथ सारे मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये भी याद रखने हैं आपने एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अच्छा, फास्फो जो सॉरी हमारे पास पायरुवेट बना है, इसमें अगर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ये जो है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो ये हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसकी तरफ जाएगा, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो हमारे पास किस तरफ जाएगा, ये हमारे पास जो है जो लेक्टेट बन रहा होता है उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है लेक्टेट बनेगा, या हमारे पास जो एसिटाइल को ए बनेगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये सारी चीजें आपको समझाता हूँ ना, फिर इन दोनों के बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये सारा बातें खत्म हो गई। अब जो है हमारे पास, अच्छा ये अब देख ले, ये जो मैंने स्टार स्टार बनाए हुए हैं ना, ये एक स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, ये इसकी या तो रेगुलेटरी स्टेप पे आप इसे कह सकते हैं, या हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। देखिए बाकियों के साथ मैंने डबल एरो बनाए हुए हैं, डबल एरो, इनके साथ मैंने सिंगल एरो बनाया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आप जो है इस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हम या तो इस स्टेप से रेगुलेट करेंगे, या तो इस स्टेप से करेंगे, या तो हम इस स्टेप से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है। किस चीज का रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस हमारे पास क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का बनाना, चाहे वो किसी भी चीज से बन रहा हो, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से बन रहा हो, तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस है किस चीज का, ग्लाइको लाइसिस का, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रेगुलेटरी स्टेप्स हैं। अच्छा, पायरुवेट बन गया, पायरुवेट के बाद मैंने आपको बताया दो चीजें। अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो फिर तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होगा, ट्रांजिशन यानी जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, इससे पास होके जाएगा हमारे पास जो है एसिटाइल को जो हमारे पास पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई विटामिन वगैरह है, तो हमारे पास क्या है कि वो इससे में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमारे पास जो है 3 कार्बन थे ना, तो हमारे पास क्या है 2 कार्बन, तो एक क्या हो गया, CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया। और साथ में चूंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी हाइड्रोजन का और एडिंग और रिलीजिंग की बात होती है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो, हाइड्रोजन क्यों रिलीज हो रहे हैं आपको पता है ना, कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन लाजमी होते हैं। जब कार्बन रिलीज हो रहा है तो उसके हाइड्रोजन भी, और जब उसके हाइड्रोजन होंगे तो एनएडीएच और एनएडीएच और एनएडी की बात आ गई, और एनएडी और एनएडीएच की बात आ गई तो आपको पता है मैंने क्या बताया था, डीहाइड्रोजिनेज लाजमी है। ये कौन सा कंपाउंड है, पायरुवेट कंपाउंड है। तो पायरुवेट की डीहाइड्रोजिनेज हो रही है, डीहाइड्रोजिनेज मतलब क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज हो, तो हाइड्रोजन रिलीज होगा तो कौन पिक करेगा, एनएडी पिक करके एनएडीएच बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल है तो दो एनएडीएच बनेंगे ट्रांजिशन फेज में। एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमारे पास क्या है वो बन जाएगा, और कोएंजाइम है इसमें ऐड होगा, ठीक है। और CO2 भी रिलीज होगा। ये आपका कंपाउंड है, ये हम आगे पढ़ेंगे फिर बहुत सारी चीजों में। मेन चीज हमारे पास ये दूसरी साइड पे लेक्टोज, जो हमारे पास लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है या लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज है। अच्छा, अब हमारे पास जो है एलडीएच है ना, हमारे पास जो है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारे पास जो है ना, इसमें जो है हमारे पास जरूरी चीज है वो ये है कि हमारे पास ये एब्सेंस ऑफ O2 में होता है, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ O2 में होता है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पर भी देखिए आप डिहाइड्रोजिनेज है, जब डिहाइड्रोजिनेज की बात आ गई तो ये हमारे पास क्या होगा, तब भी मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रोजिनेज में हमारे पास जो है कार्बन से रिलेटेड बात होती है। कार्बन से रिलेटेड जब सॉरी गलत हो गया, हाइड्रोजन से रिलेटेड बात, जब हाइड्रोजन से रिलेटेड बात होगी तो एनएडी और एनएडीएच का फिक्स है वहां पे आना, ठीक है। तो एफएडी भी एक जगह पे यूज होता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, लेकिन ज्यादातर एनएडी यूज होता है। डीहाइड्रोजिनेज जितने भी हैं, खैर इनके भी मैं रेगुलेशन आपको बताऊंगा किसी टाइम एक वीडियो में, ठीक है। तो एनएडी हमारे पास जो है जो हमारा एनएडीएच जो हमारे पास एनएडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यों, इसका रीजन क्या है। देखिए आपके पास जब ऑक्सीजन नहीं होगा ना, तो आपको जो है जो एनएडी है ना हमारे पास, ये कहाँ पे यूज हो रहा था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एनएडी यहाँ पे यूज हो रहा था। यहाँ पे एनएडी जो है हमारे पास एनएडीएच जो है बन रहा था। तो अगर ये वाला एनएडीएच इसी फॉर्म में रहेगा तो ये हमारे पास दोबारा कहाँ से अवेलेबल होगा, यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं,
आप जो है ऑक्सीजन को जल्दी कंज्यूम नहीं कर सकते एरोबिकली, तो आपके मसल्स एच दर्द करना शुरू करते हैं ना थोड़ी देर, तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी हो रही होती है। ये 2 एटीपी देते हैं लेकिन जल्दी जल्दी हो रही है, तो जल्दी जल्दी हो रही है, तो ये प्रोसेस बार बार होगा, बार बार होगा, तो आपके पास एनएडी अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ये प्रोसेस किस तरह होगा? तो इन एनएडी को दोबारा अवेलेबल कराने के लिए ये दोबारा ये यूज कर लेते हैं, ये जो 3 स्टार मैंने बनाए हैं ना, एनएडी कम्स फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये फर्स्ट फेज ऑफ, सॉरी फर्स्ट फेज नहीं है, ये आप कैसे यहाँ पे लिख लें, फर्स्ट फेज नहीं है, ठीक है, यही पे है, थर्ड फेज है, ठीक है, गलत हो गया था यहाँ पे, थर्ड फेज, यहाँ थर्ड फेज है, ठीक है, तो थर्ड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे जो बन रहा है ना, यही यहाँ पे आके यूज हुआ है, ठीक है। तो ये 3 स्टार्स बनाने का मतलब भी ये था कि ताकि आप लोगों को ये पॉइंट याद हो कि ये एनएडीएच आया कहाँ से, यहाँ पे बना था, लेकिन ये ओनली कंडीशन है जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ O2, अगर एब्सेंस ऑफ O2 हो तो ये बाद में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाकर हमारे पास एटीपी बनाएगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा एरोबिकल कंडीशन में, ठीक है, लेकिन एनारोबिक में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा, पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा, यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से, और इससे हमारे पास ये यूज होकर खत्म हो जाएगा, तो 2 बन जाएंगे। अब इसके बनने से हमें मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि हमारे पास इससे पीएच कम होगा, एसिड है ना, तो इससे हमारे पास पीएच क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। और लिवर में हमारे पास क्या होगा, हम इसमें नेक्स्ट बाद में किसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरी साइकिल वाला टॉपिक, ठीक है। तो कोरी साइकिल में जो है हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है लैक्टेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज को, लेकिन उसमें हमारे पास एटीपी यूज हो रही होती है, ठीक है। तो वो वाला जो प्रोसेस है वो हमारे पास लिवर में होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड तो मसल्स में जमा होगा, तो मसल एक एच यानी दर्द करना शुरू कर देंगे, तो वहां से ये ब्लड में जाएगा, और ब्लड में हमारे पास क्या करे, पीएच भी कम करेगा, वहां से ये हमारे पास लिवर तक पहुंच जाएगा, और लिवर में हमारे पास ये दोबारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, एटीपी यूज करेगा, और ये ग्लूकोज हमारे पास जो ये वाला ग्लूकोज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये दोबारा आके हमारे पास क्या करेगा, अगर मसल्स में ये प्रोसेस हो रहा है तो दोबारा मसल्स में आएगा, और ये हमारे पास इस तरह ये हमारे पास साइकिल चलता है।